हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले जो चैप्टर था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मतलब पैसों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हम लोग मार्केट को स्टडी करने वाले हैं, वेदर इट इज कैपिटल मार्केट और इट इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, और मनी मार्केट का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। साथ साथ में इस चैप्टर में हम लोग डिपॉजिटरी का टॉपिक कवर करेंगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर का टॉपिक कवर करेंगे और सेबी का टॉपिक कवर करेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग कवर होना चाहिए। तो पहले एक बार समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं। अच्छा, जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं एक बार इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। भाई नॉर्मली किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में दो सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड। तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हाउस होल्ड, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस फर्म्स। अच्छा, हाउस होल्ड क्या करता है? पैसे सेव करता है। और बिजनेस क्या करता है? पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है कि भाई हाउस होल्ड से पैसा बिजनेस में आएगा और बिजनेस उस पैसे को आगे क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। So basically, financial market is an intermediary. It is a link which connects two main sector, which is household and the firm. मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। आप अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाओ, आपके लिए वो सेविंग थी। बिजनेसमैन आगे उसको बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उसके लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। एंड देर इज नो ज्योग्राफिकल लोकेशन। भाई अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, से फॉर एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, एनीथिंग, तो उसके लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइनेंशियल मार्केट तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म है। आप कहीं से भी आसानी से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, प्लेस का होना कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग। फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन है? हाउस होल्ड। और इन्वेस्टर्स कौन है? बिजनेस फर्म। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है, उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस लेके रखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन हमें दिया है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। प्रोडक्टिव यूज की बात की है। आज मैं अगर हाउस होल्ड हूं, मैंने अपनी सेविंग्स किसी भी कंपनी में लगाई, कंपनी वो पैसा आगे इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस में। आप एक बात समझो, बिजनेस में पैसा लगाया मतलब प्रोडक्टिव जगह पे, जहां से कुछ ना कुछ रिटर्न तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी और चीज में पैसा लगाया होता ना जहां से रिटर्न नहीं आने वाला, तो उसको अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाउस होल्ड ने अपना पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस फॉर्म पे लगाया, बिजनेस उसको आगे प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि आपने अपनी सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव जगह पे कहा क्या किया है? यूटिलाइज किया है। सेकंड, इन्होंने आपको बोला है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। भाई प्राइस डिस्कवरी की बात हो रही है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सर ये शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि हर थोड़ी देर में शेयर्स का प्राइस चेंज हो जाता है, वो कैसे होता है? आप एक काम करो, आप किसी भी ऐप पे चले जाओ, से फॉर एग्जांपल वो मनी कंट्रोल है, या फिर जो भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मारवाड़ी, कोई भी, वहां पे जाके कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को सर्च करो। से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स सर्च करोगे, उसका प्राइस रिफ्लेक्ट होगा। नीचे आपको दिया होगा कि कितने लोग इस सिक्योरिटीज को बाय करना चाहते हैं, कितने लोग सेल करना चाहते हैं, कितने रुपए में बाय करना चाहते हैं और कितने रुपए में सेल करना चाहते हैं। दैट मीन्स डिमांड ऑफ सिक्योरिटी एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, वहां पे दोनों दिया हुआ है। और ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे सिक्योरिटी का क्या डिसाइड होता है? प्राइस डिसाइड होता है। सो दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो याद रखना, प्राइस डिस्कवरी में भी फाइनेंशियल मार्केट डेफिनेटली क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी।
अच्छा, लिक्विडिटी पता है आप सबको, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। भाई आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कुछ भी है, आज अगर बेचने निकालोगे तो क्या आज की आज सेल हो जाएगा? नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर भी लग सकता है। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, आपके पास किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हो, बॉस आज की आज सेल हो जाएंगे, कल या परसों तक तो आपके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। एंड नेक्स्ट वन, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो रही है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के बारे में तो जानोगे, थोड़ी उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है या जो भी है। आप लोग स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल मार्केट का आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर चले जाओ, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, कॉस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। दैट मीन्स आपको एज सच कोई एक्सपेंडिचर इनकर करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरी कंपनी है, मुझे दूसरी कंपनी का से फॉर एग्जांपल डेटा चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है वहां पे। दैट मीन्स हाउस होल्ड या बिजनेस, दोनों को ही इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, किसी को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले, फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा लग रहा है वो प्रोडक्टिव यूज में। फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी करके दे रहा है आपको, डिमांड सप्लाई के बेस पे। लिक्विडिटी है, मतलब आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहले हमने मीनिंग देखा है और कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स, मतलब हमने फंक्शंस कवर किए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इन्होंने आपको दिया है क्लासिफिकेशन। अच्छा, याद रखना, जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। अच्छा सर, ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है? पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट आप सबको शायद पता होगा, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है पहले। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें कैपिटल मार्केट का पार्ट है। इक्विटी, प्रेफरेंस पढ़ा हुआ है ना सब। मनी मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट का अवेयरनेस जो है ना, वो इंडिया में बहुत कम है। मेजरली लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं? कैपिटल मार्केट में, क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है उसकी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नॉर्मली मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। आप लोगों को अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म कितना होता है पता है? 1 साल। सो अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है 1 साल के लिए, तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है? मनी मार्केट। अच्छा, आपको ऐसा नहीं सर, मुझे शॉर्ट टर्म नहीं, मुझे तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी, तो कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, कंपनी क्या प्लान करेगी? मनी मार्केट। कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, कंपनी क्या प्लान करेगी? कैपिटल मार्केट। तो पहला पॉइंट याद रखना डिफरेंस में, एक शॉर्ट टर्म है तो दूसरा लॉन्ग टर्म है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, रेगुलेटर कौन है? मनी मार्केट के रेगुलेटर की बात करें तो पूरे मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? आरबीआई। सो मनी मार्केट कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई, पूरा कंट्रोल उनका है। अच्छा, कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट कर रहा है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बच्चों याद रखना, दोनों के रेगुलेटर्स अलग है। मनी मार्केट के लिए आरबीआई है, तो कैपिटल मार्केट के लिए कौन है? सेबी। अच्छा, जब मनी मार्केट की बात करते हैं, यहां पे इन्होंने आपको दिया है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर यूज ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो हमने पहले भी देखा था। रेगुलेटर कौन? आरबीआई। अच्छा, मनी मार्केट में ना रिस्क बहुत कम होता है। उसका रीजन है, मनी मार्केट के मेजर प्लेयर्स देखो आप लोग, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सब लोग हैं। और अगर ये सब लोग होंगे, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिस्क कैसा होगा? कम होगा। वो भी आप सोचो, 1 साल के अंदर अंदर तो पैसा वापस मिल ही जाने वाला है।
सो रिस्क कम है मनी मार्केट। बट बेटा याद रखना, अगर मनी मार्केट में रिस्क कम है तो डेफिनेटली रिटर्न भी शायद थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के कुछ पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इन्होंने दिया है, इट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, जो हमने पहले ही देखा, और शॉर्ट टर्म मतलब कितना, 1 ईयर। नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था, फाइनेंशियल मार्केट के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस रिस्की एंड हाईली लिक्विड, रिस्क बहुत कम है, मैंने बोला ना, क्योंकि बैंक्स वो सब इन्वॉल्व है, एंड हाईली लिक्विड। उसका रीजन है बॉस, 1 साल के अंदर अंदर तो आपको आपका पैसा मिल ही जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट तो 14 डेज की मैच्योरिटी वाले भी होते हैं, 14 डेज में ही पैसा मिल जाएगा आपको, आज इन्वेस्ट करोगे तो। अच्छा, कौन से मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, तो रिस्क के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड मनी मार्केट enables the companies to meet the requirement for short term funds। अच्छा, आपकी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, बेस्ट तरीका है 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए आप लोग पैसा रेज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स। एक बात समझो, कैपिटल मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स आपने 11th में पढ़े थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें। जब हम लोग मनी मार्केट की बात करते हैं, आपको अगर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, तो यहां पे उन्होंने दिया है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी। अच्छा, सीपी और सीडी की बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात हो रही है, एंड लास्ट वन इज कमर्शियल बिल। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंपनी पैसा रेज कर सकती है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट। ये अथॉरिटी सेटअप की गई है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एक रेडी मार्केट देने के लिए। मतलब इस अथॉरिटी की मदद से आप लोग सिक्योरिटीज को आसानी से परचेज या फिर सेल कर सकते हो। अच्छा, एमसीक्यू में जब ये क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना आरबीआई लिख देते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रेगुलेटर पूछा है ना तो ही आरबीआई आएगा। अगर रेगुलेटर नहीं पूछा है, सिर्फ रेडी मार्केट के लिए अथॉरिटी पूछी है, तो फिर क्या लिखोगे, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, वो डिफरेंस है दोनों में। तो ये हमने फाइनेंशियल मार्केट का हमारा फर्स्ट पार्ट कवर किया है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, मनी मार्केट। तो पहला टॉपिक कवर हुआ मनी मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट के साथ दूसरा जो पार्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज कैपिटल मार्केट। बेटा याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट के लिए कुछ पॉइंट्स देखे थे, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म था, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होगा यहाँ पे। मनी मार्केट में रिस्क कम है, तो कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है। मनी मार्केट अप टू 1 ईयर है, तो ये मोर देन 1 ईयर है। मनी मार्केट में हमने देखा ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सीपी, सीडी, कमर्शियल बिल्स, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें। मनी मार्केट में रेगुलेटर आरबीआई था, तो यहाँ पे रेगुलेटर कौन होगा, सेबी। अच्छा, कैपिटल मार्केट के फंक्शंस अगर कवर करें, सबसे पहला जो हमें फंक्शन दिया है वो दिया है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, सेवर्स और इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। सेव कौन करता है, हाउस होल्ड। इन्वेस्ट कौन करता है, कंपनी। और ये दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, तो मार्केट का। सो कैपिटल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स, दैट इज हाउस होल्ड, एंड इन्वेस्टर्स, दैट इज कंपनी। दूसरा आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, लॉन्ग टर्म, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे यहां पे। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेस इंटरमीडिएरीज। भाई कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आपको डील करना है तो आप डायरेक्टली कंपनी से डील नहीं कर सकते, आपको इंटरमीडिएरीज का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे शेयर खरीदने हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, तो ब्रोकर्स है,
अंडरराइटर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, बहुत सारी अलग अलग लेवल पे इंटरमीडिएट्स बने हुए हैं जिनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रीड करेंगे एक बार। द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन and capital market offers attractive opportunity to those who have the surplus fund so that they invest more and more in the capital market and are encouraged to save more for profitable opportunities। आप लोगों के पास जो भी सरप्लस फंड है आप लोग वहां पे इन्वेस्ट करोगे। जितना ज्यादा आप सरप्लस फंड इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब आप लोग अच्छा खासा पैसा क्या करने वाले हो, अर्न करने वाले हो। तो हम लोग ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल मार्केट की मदद से, कैपिटल मार्केट की मदद से आप अच्छे से कमा सकते हो। देखो आपका काम हो रहा है क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपने जो पैसा लगाया था उस पर रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी का काम भी हो रहा है क्योंकि कंपनी पैसे लगा रही है तो कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही है। और एक बात समझो यार, कंपनी ग्रो होगी तो अपने आप कंट्री भी क्या होगी, ग्रो होगी। एंड लास्ट वन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। भाई आप लोगों को कैपिटल मार्केट में सी फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ट्रांजेक्शन करना है। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन करने के लिए याद रखना रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। मतलब आप लोग अपनी इच्छा के हिसाब से कैसे भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। भाई गवर्नमेंट की तो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है, सेबी जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स के मुताबिक ही आप लोग अपना ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो याद रखेंगे, एक हुआ हमारा मनी मार्केट और दूसरा हुआ हमारा कैपिटल मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट को थोड़ा डिटेल में लेके गए ये लोग, जिसमें बोला है कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स है। पहले बेटा फाइनेंशियल के दो टाइप्स थे, मनी मार्केट और कैपिटल। अब बोल रहे हैं कैपिटल के भी दो टाइप्स है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का मतलब ये ऐसा मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इश्यू हो रही है। कब हो रही है इश्यू, फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी कंपनी नई सिक्योरिटीज अगर आपको इश्यू कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आज एक बात समझो, मेरी कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है, 5,000 करोड़ रुपए मैंने रेस किए, 5,000 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस में लगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। और अगर बिजनेस का ग्रोथ होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, डेफिनेटली कंट्री का भी ग्रोथ होगा ही होगा। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट, नाम से पता चलता है सेकेंडरी, दैट मींस मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। भाई ये सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं। आज के टाइम में मुझे रिलायंस, अदानी, टाटा किसी का भी शेयर खरीदना है, बॉस मार्केट में ये शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मैं सिर्फ उसका ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, मतलब या तो परचेस करूंगा या तो सेल करूंगा। तो प्राइमरी मार्केट मतलब नई सिक्योरिटी थी, सेकेंडरी मार्केट मतलब वो सिक्योरिटी ऑलरेडी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और ये सेकेंडरी मार्केट को ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। सुना ना आप लोगों ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सब। तो बोल रहे हैं कि अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट, कि किस तरीके से आप लोग स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर सिक्योरिटीज को परचेज सेल कर सकते हो। आई होप सबसे पहले सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट, उसके दो पार्ट, मनी एंड कैपिटल, कैपिटल के दो पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहले एक बार इतना फटाफट कवर कर लो, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मार्केट को अब डिटेल में कवर करेंगे। सो अब आगे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट defines a stock exchange as an organization or a body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, and controlling of business in buying and selling and dealing in securities। अच्छा, सिंपल भाषा में अगर बोले ना, तो सबसे पहली चीज स्टॉक एक्सचेंज ना एक अथॉरिटी है।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप सिक्योरिटीज को या तो परचेस करोगे या तो सेल करोगे। एक चीज हमेशा याद रखना, एक होता है कंपनी, कंपनी के ऊपर होता है स्टॉक एक्सचेंज, जो आप लोग सुनते आए हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी चीज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेबी। सो कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। स्टॉक एक्सचेंज, it can be registered, it can be unregistered, that means sorry incorporated और unincorporated, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को आप देखो ना, नॉर्मली वो इनकॉर्पोरेटेड ही होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका पूरा नाम देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। बॉस इनकॉर्पोरेटेड है ये मोस्टली जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज को, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, सबको असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। अच्छा, रेगुलेट भी कर रही है, यानी रूल्स बनाए, और साथ साथ में कंट्रोल भी करता है स्टॉक एक्सचेंज को। और इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को बोला जाता है, वो जो एक्ट बनाया है ना, लॉ, उस लॉ को बोला जाता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में स्कारा बोलते हैं, SCRA, स्कारा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। उस लॉ में स्टॉक एक्सचेंज की हर चीज मेंशन की गई है। अच्छा, ये स्टॉक एक्सचेंज कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो सबसे पहला फंक्शन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज है ना, सबसे पहले तो बॉस लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करना हो ना, तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन बॉस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब जो सिक्योरिटीज है, अगर अच्छी कंपनीज की सिक्योरिटीज में डील करते हो ना, तो आप उसको आज की आज सेल कर सकते हो, 2 दिन में तो आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। तो लिक्विडिटी मिल रही है, मार्केटेबिलिटी मिल रही है, मतलब आसानी से आप उसको परचेज या फिर सेल कर सकते हो। इट हैज अ वेरी गुड मार्केट, अगर कंपनी की इमेज अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है तो। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था चैप्टर में, याद हो तो, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। मैंने आपको बोला था कोई भी ब्रोकर के ऐप में जाके देखो, मनी कंट्रोल में कहीं पे कंपनी का नाम सर्च करोगे, मैंने बोला था बाय और सेल के ऑप्शन आते हैं। सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई के बेस पे स्टॉक एक्सचेंज उस सिक्योरिटी का प्राइस क्या कर रहा है, आपको डिटरमाइन करके दे रहा है। नेक्स्ट वन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई देखो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो वो ट्रांजेक्शन मोस्टली सेफ ही होगा। उसका एक रीजन है, आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाने गए, क्या प्रोसीजर इतना सिंपल है? भाई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्टॉक एक्सचेंज पहले उस कंपनी को वेरीफाई करेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, सब कुछ थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस कंपनी का, उसके बाद ही उस कंपनी को वहां पे रजिस्टर किया जाता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सेफ हो, आपको पता है कि अगर इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर एक इन्होंने बोला है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कंपनीज में जितना पैसा लग रहा है, कंपनीज बिजनेस में लगा रही है। मैंने बोला था बिजनेस बढ़ेगा तो कंट्री भी बढ़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना। हमने इन्वेस्ट किया कंपनी में, कंपनी ने री इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो उस चीज की वजह से कंट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है बॉस। आपकी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। एंड स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, धीरे धीरे ना ये इक्विटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बढ़ रहा है। पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स। जितना ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करूंगा, कहीं ना कहीं उतनी ओनरशिप भी होगी मेरे पास। तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़ रहा है, लोग डेफिनेटली उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर। एंड प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यार, सब भूल जाओ, आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा क्यों लगाते? पैसा कमाने के लिए। आज शेयर कम में खरीदा है, आगे जाके ज्यादा में बेचूंगा, ये स्पेक्यूलेशन है। परचेजिंग एट ए लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट ए हायर प्राइस। अगर ये स्पेक्यूलेशन ही नहीं होता तो क्या आप कभी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते? कभी नहीं लगाते। तो स्पेक्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
सो ये हमारे बेसिक बेसिक फंक्शंस है। किसके फंक्शंस है? स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस है। ये फंक्शंस डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ट्रेडिंग प्रोसीजर। अच्छा, ये ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप लोगों को शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, मतलब शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? सबसे पहले जो इन्होंने आपको दिया है वो दिया है सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। ट्रेडिंग तो बात की बात है बॉस, पहले आप लोगों को अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कोई भी अच्छा ब्रोकर ले लो आप लोग। एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मारवाड़ी, इवन बैंक्स के भी होते हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सिक्योरिटीज है, बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर है। वहां पे जाओ, ब्रोकर को सिलेक्ट किया, और ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। मतलब उस ब्रोकर ने सेबी के पास अपना क्या करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया है। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी ब्रोकर ब्रोकर की फॉर्म ओपन कर सकते हैं, या कोई भी फॉर्म। अच्छा, एक बार ब्रोकर के पास गए तो आप उसको अपनी बेसिक बेसिक डिटेल सबमिट करोगे। जैसे आप लोग अपना पैन नंबर जो होता है वो सबमिट करोगे, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो देना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपका ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हो आप, रेसिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा आपको कि आप इंडियन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, क्या हो आप। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बॉस कौन सी बैंक में अकाउंट है आपका, एंड डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स इन केस आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक है, आपका पहले से कोई डीमेट अकाउंट है, या फिर से फॉर एग्जांपल आपको एनएसडीएल सीडीएसएल डिपॉजिटरी में जाना है, किस में जाना, तो वो डिटेल्स। एंड नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विथ होम रजिस्टर्ड क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या आपका और कोई डीमेट अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है किसी ब्रोकर के पास, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ब्रोकर सिलेक्ट करके पहले आप क्या करोगे? ब्रोकर को बेसिक बेसिक डिटेल्स डेफिनेटली क्या कर दोगे? सबमिट कर दोगे। दूसरा, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। अच्छा, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट पता है सबको, बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो जिसमें पैसा डेबिट और क्रेडिट होता है। वैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है ब्रोकर के पास जिसमें शेयर्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज आती है डिजिटल फॉर्म में। अच्छा, अब जब डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो डीमैट अकाउंट कहां पे ओपन करवाएंगे? तो डिपॉजिटरी के पास ओपन करवाएंगे। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है। कितनी? दो। पहली जो डिपॉजिटरीज है उसका नाम है एनएसडीएल, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा जो डिपॉजिटरी है उसका नाम है सीडीएसएल, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। दोनों में से कहीं पे भी आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन याद रखना, आप लोग कभी भी डायरेक्टली डिपॉजिटरी से डील नहीं करते हो। आप लोग किससे डील करते हो? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से डील करते हो, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं। तो याद रखना, पहले मैंने बोला सेबी है, सेबी के बाद से फॉर एग्जांपल दो डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, फॉर ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। बट आप लोग डिपॉजिटरी से डील नहीं कर रहे हो। डिपॉजिटरी के अंडर में कौन आ रहा है? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डीपी के बाद कौन आता है? पब्लिक। मैं मेरा अकाउंट डीपी के पास ओपन करवा रहा हूं, तो मैं फीस किसको भरूंगा? डीपी को। डीपी इन रिटर्न मेरा अकाउंट कहां पे मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी के पास। तो डीपी किसको फीस भरेगा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कभी आपसे डील नहीं करेगा, आपसे फीस नहीं लेगा, कोई चीज नहीं। जैसे बैंक के केस में क्या आप लोग आरबीआई से डील करते हो? नहीं। सेम यहां पे आप डिपॉजिटरी से डील नहीं करते हो, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से डील करते हो। तो पहले ब्रोकर सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है। अच्छा, थर्ड वन, प्लेसिंग द ऑर्डर। बहुत सब ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब शेयर खरीदने या बेचने। शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको डिटेल्स बहुत क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। मुझे एक्स कंपनी के एक्स नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करने हैं और इस अमाउंट पे परचेस करने हैं, सब बताना पड़ेगा आपको। तो ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस करने के साथ इन्होंने बोला मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अच्छा, अगर आपने जो प्राइस बोला स्टॉक एक्सचेंज पे वही प्राइस चल रहा है या रिफ्लेक्ट हो गया,
तो डेफिनेटली आप लोगों का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. दैट मीन्स व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, जो प्राइस आपने बोला था, अगर वो प्राइस मैच हो गया, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड. आपके प्राइस पे शेयर्स एग्जीक्यूट हो गए, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एज एन इन्वेस्टर कि भाई हमने आपके बिहाफ पे या तो शेयर्स खरीद लिए हैं या तो शेयर्स बेच लिए हैं, दोनों में से कोई भी चीज. नेक्स्ट वन इज इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. इनवॉइस पता है, बिल टाइप, सेम उसी तरीके से ब्रोकर की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगी विद इन 24 आवर्स कि भाई आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, स्टैम्प ड्यूटी क्या, रजिस्ट्रेशन फीस क्या, सब कुछ आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइसिंग, एवरीथिंग. सो खरीदा बेचा, कितने में खरीदा, सब डिटेल्स ब्रोकर आपको सेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. कितने टाइम में, विद इन 24 आवर्स, इतने टाइम में आपको आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगी. अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग कवर करते हैं तो वो इन्होंने आपको दिया है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स. नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड. अगर मैंने शेयर्स बेचे तो मैं शेयर्स की डिलीवरी दूंगा. अच्छा, सपोज मेरे और आपके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, बट हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है. ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा, तो बीच में कौन होगा, ब्रोकर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, डीपी. मैंने अगर शेयर्स बेचे ना, तो पहले मैं शेयर्स की डिलीवरी दूंगा डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. सो द शेयर्स आर सोल्ड और पे द कैश फॉर द शेयर्स बॉट. अच्छा, एक बात समझो, मैं शेयर्स की डिलीवरी किसको दूंगा, ब्रोकर को. ब्रोकर आगे शेयर्स किसको डिलीवर करेगा, आपको. मतलब ट्रांजेक्शन डायरेक्ट नहीं है, बीच में डीपी है. अच्छा, रिवर्स सोचते हैं, मैंने शेयर्स बेचे नहीं, मैंने शेयर्स खरीदे, तो आपकी बारी है. आप पहले पेमेंट दोगे किसको, ब्रोकर को, और ब्रोकर फिर किसको पे करेगा, मुझे. जो स्टेज वन है ना, जो मैंने शेयर्स की डिलीवरी की थी या फिर आपने जो पेमेंट किया था, तो उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पे इन डे. क्या बोलेंगे हम लोग, पे इन डे. मैं मेरे साइड से शेयर्स की डिलीवरी कर रहा हूं, आप आपके साइड से क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो. अभी ट्रांजेक्शन कहां पे अटका हुआ है, डीपी के पास, यानी ब्रोकर के पास. एंड सेटलमेंट साइकिल. अच्छा, सेटलमेंट साइकिल की बात करें तो इन्होंने दिया है, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन द पे इन डे, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा, विच इज बिफोर T+2 डे एज अ सेटलमेंट साइकिल इज T+2. अच्छा, T+2 सेटलमेंट चलता है. टी का मतलब होता है डे ऑफ ट्रेडिंग प्लस 2 डेज. सपोज मैंने बोला कि से फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मंडे को मैंने ट्रांजेक्शन किया, सो मंडे इज अ डे ऑफ ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. आपका पूरा ट्रांजेक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, वेडनेसडे पे. 3 दिन टोटल, T+2. अच्छा, आपने ट्रांजेक्शन वेडनेसडे को किया, तो वेडनेसडे इज अ डे ऑफ ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, थर्सडे एंड फ्राइडे. अच्छा, ट्रांजेक्शन फ्राइडे को किया, तो फ्राइडे इज अ डे ऑफ ट्रेडिंग प्लस मंडे ट्यूसडे. बेटा सैटरडे संडे काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट बंद रहता है, तो हमेशा डे ऑफ ट्रेडिंग के साथ 2 वर्किंग डेज काउंट होना चाहिए. हॉलीडेज उसमें कभी भी काउंट नहीं होगा. एंड on T+2 the stock exchange will deliver the shares or make the payment to the other broker. This is called the payout day. मैंने शेयर्स की डिलीवरी ब्रोकर को की थी, उसको पे इन बोलते थे. ब्रोकर अगर आपको शेयर्स की डिलीवरी दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पे आउट. आपने पेमेंट किया था ब्रोकर को, तो पे इन. ब्रोकर अब मुझे पे कर रहा है, तो वो क्या है, पे आउट. तो पहले क्या आता है, पे इन आता है, और बाद में क्या एग्जीक्यूशन होगा, पे आउट. तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक होता है पे इन, तो एक होता है पे आउट. एंड द ब्रोकर कैन make the delivery of shares in the demat form directly to the investors demat. एक बार सब हो गया भाई, ब्रोकर उतने शेयर्स मेरे अकाउंट में या तो डेबिट करने वाला है या तो मेरे अकाउंट में क्या करने वाला है, क्रेडिट. और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो डीपी है वो मुझे क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा. आई होप सबको ट्रेडिंग प्रोसीजर क्लियर होनी चाहिए. एक बार सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लो ट्रेडिंग प्रोसीजर के, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. तो याद रखना, अभी हमने 2 पॉइंट कवर किए. पहला फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज की. क्लियर एवरीवन? सो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं,
जो है डीमटीरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। अच्छा, डीमटीरियलाइजेशन पहले के टाइम में ना, जब आप लोग किसी कंपनी के शेयर्स या कुछ खरीदते थे, सिक्योरिटीज परचेस करते थे, तो वो है ना शेयर सर्टिफिकेट आता था, यानी फिजिकल फॉर्म में आता था। अच्छा, आज के टाइम में वही चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रही है। सपोज आपने 25-30 साल पहले किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जो फिजिकल फॉर्म में थे, तो अब क्या, अब आप उन फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग डीमटीरियलाइजेशन बोलते हैं। एक बार रीड करते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड। भाई पुराने शेयर सर्टिफिकेट को कैंसल कर दिया जाएगा, एंड investor is given an electronic entry or the number so that he can hold the shares in electronic account। मतलब फिजिकल शेयर्स को कैंसिल करके वही शेयर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा, आपके अकाउंट में उतने शेयर्स क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। बेस्ट पार्ट है, ना शेयर्स चोरी हो सकते हैं, ना फॉर्जरी हो सकती है, ना डैमेज हो सकता है, कुछ नहीं। फिजिकल शेयर्स में ये सारे प्रॉब्लम थे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड करोगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि डीमटीरियलाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट। इवन आज के टाइम में आईपीओ जो आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करो, डीमैट अकाउंट में ही डायरेक्टली शेयर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे आपके। एंड सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी इनटू ट्रेड इनटू डीमैट फॉर्म ओनली। मतलब आज के टाइम में अगर आपको ट्रेड करना है, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कंपल्सरीली डीमैट के फॉर्म में ही आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी परचेस सेल होगा तो डीमैट अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट होगा। अगर आपने डीमटेरियलाइजेशन करवाया तो कुछ उसके फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा, जैसे आप लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो ना, सेम उसी कन्वीनियंस के साथ आप लोग क्या मेंटेन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, physical shares can be converted into electronic form, or even the electronic form can be converted into physical form। देखो, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हो तो डीमटीरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक को अगर फिजिकल में कन्वर्ट करते हो, जो नॉर्मली आज कोई करवाता नहीं है, उसको रीमटीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो याद रखना, अपने लिए जो काम का है वो डीमटीरियलाइजेशन है, कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक। एंड these shares can even be pledged or mortgaged। ये शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं, मतलब गिरवी रख सकते हैं। आपको बैंक से लोन लेनी है, सामने गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ शेयर्स गिरवी रखो। आपका जो बैंक है वो आपको एक फॉर्म देगा, फॉर्म फिलअप करो, ब्रोकर को दे दो जाके। ब्रोकर उतने नंबर ऑफ शेयर्स जो आप मॉर्गेज कर रहे हो बैंक के पास, उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब अब आप वो शेयर्स का कुछ कर सकते नहीं है, जब तक लोन रीपे नहीं करोगे वो शेयर्स ब्लॉक हो जाएंगे, मॉर्गेज हो जाएंगे, किसके पास, बैंक के पास। एंड नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी। ना शेयर्स खोने का डर है, ना चोरी होने का डर है, ना फॉर्जरी, चीटिंग, कोई चांस नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा भाई, पेपर वर्क कम हो रहा है, कोई पेपर वर्क ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रहा है, स्टेटमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल आ रहे हैं आपको। एंड इट इज द ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अकाउंट में करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स को डेबिट या क्रेडिट करे। आपने ऑर्डर दिया, इतने शेयर्स खरीदो या बेचो, जो भी है, तो अब ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलती ना करे, आपके अकाउंट में सही शेयर्स क्या करेगा, वो डेबिट या क्रेडिट करेगा। एंड सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। आपके पास 50 कंपनी के शेयर्स भी है, कोई टेंशन नहीं है भाई, डीमैट अकाउंट एक ही चाहिए। एक ही डीमैट अकाउंट में आप सारी सिक्योरिटीज को आसानी से क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अच्छा, ये डीमैट सिस्टम कैसे काम करता है? बिफोर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी, द इन्वेस्टर हैज टू सिलेक्ट अ डीपी। जो मैंने आपको बोला था ना कि ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर है, बैंक है, कहीं भी चलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ये ब्रोकर्स है। अच्छा, मैंने एग्जांपल में बोला था आईसीआईसीआई डायरेक्ट सिक्योरिटीज, ये बैंक है, बट वो लोग भी ये डीमैट का अकाउंट का काम करते हैं। आप वहां पे भी डेफिनेटली क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड फिलिंग ऑफ एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अच्छा, ब्रोकर के पास जाके क्या करोगे, फॉर्म भरोगे, अपनी पैन कार्ड डिटेल्स, फोटोग्राफ सब सबमिट करोगे। एंड
द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आर टू बी गिवन। आपको जो सर्टिफिकेट कन्वर्ट करवाने हैं, वो सर्टिफिकेट्स आप लोग किसको दे दोगे? ब्रोकर को। एंड इफ द शेयर्स आर अप्लाइड इन आईपीओ देन द सिंपल डिटेल्स ऑफ डीमैट अकाउंट। सपोज आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, ऑनलाइन चले जाओ आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर जो है वो सबमिट करो और आपकी एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगी? सबमिट हो जाएगी। एंड if the shares are sold through the broker, the DP must instruct to debit the account। शेयर्स बेच रहे हो तो डीपी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इतने शेयर्स क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। एंड द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द डीपी फॉर द डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड द ब्रोकर देन रिसीव्स द पेमेंट एंड पेज द पर्सन फॉर द शेयर्स सोल्ड। अच्छा, आपका जो भी ब्रोकर है वो डीपी को बोलेगा, ठीक है, बेसिकली ब्रोकर ही पूरा काम संभाल लेता है। ब्रोकर के पास पेमेंट आएगा और ब्रोकर फिर क्या करेगा? आपको वो पेमेंट दे देगा। एंड ऑल दिस ट्रांजेक्शंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 days। याद हो तो T+2 फॉलो करते थे, डे ऑफ ट्रेडिंग प्लस 2 days। इतने दिन में आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिस्टम है डीमैट सिस्टम। अच्छा, डीमैट के साथ इन्होंने एक टॉपिक दिया है आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी हमने पढ़ा था पहले, मैंने आपको बोला था सबसे पहले डिपॉजिटरी होता है, फिर होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मैंने आपको बोला था कि डिपॉजिटरी मेन अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी, एपेक्स मतलब मेन। और मैंने क्या बोला था? डिपॉजिटरी कितने होते हैं? 2। फर्स्ट वन इज एनएसडीएल, सेकंड वन इज सीडीएसएल। तो 2 इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरी है जहां पे आप अपने शेयर्स को डेबिट या फिर क्रेडिट कर सकते हो। मतलब शेयर्स या तो डिपॉजिट करोगे या तो शेयर्स को विड्रॉ करोगे। जिसमें इन्होंने बोला है इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज। आपकी हर सिक्योरिटी वहां पे डिपॉजिट होती है, शेयर डिबेंचर। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट्स विद द इन्वेस्टर्स थ्रू द एजेंट कॉल्ड डीपी। अच्छा, डिपॉजिटरी किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? मैंने बोला था डीपी के साथ। कभी भी पब्लिक के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करेगा। एंड डीपीज कैन ऑफर द सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। आपको डीपी बनना है, बन सकते हो, लेकिन कंडीशन है पहले आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन अ डिपॉजिटरी अकाउंट विथ डीपी। ऑब्वियस बात है, आप लोग पहले डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे डीपी के पास, डीपी आपकी इंस्ट्रक्शन कहां पे फॉरवर्ड करेगा? डिपॉजिटरी के पास। एंड डिपॉजिटरीज विद द हेल्प ऑफ डीपी कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एंड दे कैन हाइपोथिकेट द शेयर्स। मैंने आपको बोला था ना, प्लेज मॉर्गेज। आप अपने इन शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रख सकते हो। बैंक आपको फॉर्म देगी, आप फॉर्म भरोगे, ब्रोकर के पास जमा करोगे और आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी इश्यूज द रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, किसी कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है फ्री में। मेरे पास टाटा कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स है और सपोज करो टाटा कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किए, 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मेरे को फ्री में, तो उसकी भी रिसिप्ट मुझे मिल जाएगी। यानी ब्रोकर क्या करेगा? मुझे रिसिप्ट इशू कर देगा उस चीज के लिए। एंड लास्ट वन, इट ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी। भाई, नॉमिनी का नाम कंपलसरी देना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ भी हो गया तो ये अकाउंट में जितने भी सिक्योरिटीज है वो आपके नॉमिनी के नाम पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। चलो, तो आई होप पहले डिपॉजिटरी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। दूसरा, इन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात की है। इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ही ओनली इंटरैक्ट्स, एन इन्वेस्टर ओनली इंटरैक्ट्स विद द डीपी एंड नॉट विद द डिपॉजिटरी। भाई, बार बार बोलते आ रहा हूं मैं, आप लोग डीपी से डील करते हो और डीपी किससे डील करता है? डिपॉजिटरी से। कभी भी इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, बिना डीपी के बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स हो सकता नहीं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखोगे, एक डिपॉजिटरी और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर यहाँ पे कुछ स्टॉक एक्सचेंज के 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसिस दिए हुए, जो आप लोगों ने डेफिनेटली सुने होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो भी पता होगा आपको। एक होता है सेंसेक्स और एक होता है आपका निफ्टी। निफ्टी के लिए आप सबने सुना होगा निफ्टी 50, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने वाला कौन होता है? निफ्टी। तो निफ्टी 50, और कौन सी 50 सिक्योरिटीज कहां पे रजिस्टर्ड है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे।
सेम तरीके से सेंसेक्स, बेटा निफ्टी अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए है तो सेंसेक्स किसके लिए है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी में कितनी कंपनी आ रही थी? 50, तो सेंसेक्स में कितनी कंपनी आ रही है टोटल? 30। टॉप 30 सिक्योरिटीज का परफॉर्मेंस अगर कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? सेंसेक्स। तो एक 30 कंपनीज है और एक 50। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आई होप ये बेसिक पार्ट आपको पता होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, सेबी रेगुलेटर है। किसका रेगुलेटर? कैपिटल मार्केट। मतलब पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का पावर सेबी के पास है। और सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना 1988 है। कब एस्टैब्लिश किया? 1988। बट याद रखना सेबी के पास जो ऑफिशियल पावर आया ना वो कब आया? 1992 में। मतलब एक्ट कब फ्रेम किया गया था? 92 में फ्रेम किया गया था सेबी एक्ट 1992। पहले एक्ट नहीं था। जब एक्ट नहीं था ना तो सेबी का काम पता है क्या था? खाली वॉच डॉग, एक तरीके से सुपरवाइज कर रहे थे कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। लेकिन अब वॉच डॉग नहीं है, वो रेगुलेटर है। मतलब अगर आपने कुछ गलत किया तो सेबी आपके खिलाफ पेनल्टी भी लगा सकता है, वो आपके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन भी ले सकता है। और याद रखना सेबी को भी कॉर्पोरेट एंटिटी की तरफ फॉर्म किया गया। मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है भाई। सेबी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। सेबी और ब्रोकर्स अलग है। सेबी और इंटरमीडियरीज अलग है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, आपने पहले पढ़ा हुआ है, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। सेबी का भी ऐसा ही है। सेबी में मेंबर्स ब्रोकर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सेबी तो चलता ही जाएगा। सेबी कभी बंद होने वाला नहीं है। उसको स्टार्ट कैसे किया है? पार्लियामेंट में एक्ट पास करके स्टार्ट किया गया है। सो याद रखना वो कॉर्पोरेट बॉडी है, परपेचुअल सक्सेशन है और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी है। सेबी का थोड़ा सा डिटेल में अगर कवर करें तो पहले पर्पस दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें इन्होंने बोला है सेबी का सबसे बेसिक पर्पस अगर कुछ है ना तो वो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट एकदम, मतलब जो भी है ना एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मार्केट के अंदर। कोई भी चीज को हम कंसील करने वाले नहीं है, यानी कोई इंफॉर्मेशन छुपाने की जरूरत नहीं है। एंड इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरमीडियरीज। आप इंटरमीडियरी हो, ब्रोकर हो या अंडर राइटर हो, कुछ भी हो, तो आपके रूल्स किसने बनाए? सेबी ने। सेबी 3 लोगों को सर्व करता है मेनली। सबसे पहले इश्यूइंग कंपनी। सपोज मेरी कंपनी को फंड चाहिए, तो मेरी कंपनी को पहले तो कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी। सेबी ध्यान रखेगा कि भाई इसकी कंपनी को आसानी से फंड रेज करवाने में मदद करेंगे, बट मुझे सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले इश्यूअर मतलब कंपनी की बात हो रही है। दूसरा इन्वेस्टर, मुझे इन्वेस्ट करना है, सेबी ध्यान रखेगा कि मुझे एक सिक्योर प्लेस मिले जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं। एंड इंटरमीडियरी, ब्रोकर बनना है, अंडरराइटर, बैंकर, कुछ भी बनना है आपको, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेबी ध्यान रखेगा कि आपको ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ होना चाहिए। सो बेसिकली सेबी कितने लोगों का ध्यान रख रहा है? तो 3। पहला इश्यूअर मतलब कंपनी, दूसरा इन्वेस्टर और तीसरा इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। इतना क्लियर हो रहा है? ये हमारा बेसिक पार्ट है सेबी के बारे में। अच्छा, सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दिया है टू रेगुलेट। ऑब्वियस बात है, हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, सेबी ने रूल्स बनाए। इवन सेबी के पास इतना पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में कि पहले कंपनी आती है, फिर स्टॉक एक्सचेंज आता है और फिर सेबी, मतलब सेबी सुप्रीम है। तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम भी किसका? सेबी का है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? सेबी का है। कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट डूबना चाहिए नहीं। एंड टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, भाई सेबी ध्यान रखेगा कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। आप सामने से ही बॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो ना। अगर बिजनेस सामने से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो कोई क्यों आपके खिलाफ एक्शन लेगा?
तो पहले उसकी बात की। एंड लास्ट वन, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी ने अगर स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स बनाए ना, तो बहुत सेम तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ इंटरमीडिएट के लिए भी रूल्स बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट इंटरमीडिएट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो माइट बी पॉसिबल कि सेबी आपका लाइसेंस कैंसिल कर दे। तो बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और ब्रोकर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ सेबी। अच्छा, सेबी कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? 3 अलग अलग फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहले फंक्शंस इन्होंने देके रखे हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? तो पहले, चेक अ प्राइस रिगिंग। सेबी ध्यान रखेगा कि भाई कोई भी कंपनी, इन्वेस्टर गलत तरीके से शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट ना करे, मतलब बढ़ाना या कम करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। देखो, प्राइस बढ़े कम हो अच्छी बात है, बट इट शुड बी इन द नेचुरल वे, डिमांड सप्लाई की मदद से। आप जानबूझकर अगर उस प्राइस को छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो गलत है। सेकेंड वन इज इनसाइडर ट्रेडिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। आप देखो, आप लोगों ने शायद हर्षद मेहता स्कैम 1992 की एक सीरीज देखी होगी, उसमें भी इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था। आप अगर किसी कंपनी के इंसान हो या बाहर के इंसान हो और कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये तो गलत है। फायदा किसको होगा? कंपनी के इंसान यानी डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, उन सबको। आपको तो यार पहले से पता ही है कि कंपनी में क्या होने वाला है, उसके बेस पे आपने कम में शेयर खरीदे और आगे जाके ज्यादा में बेचे, तो ये तो गलत है ना। जो बाहर के इनोसेंट इन्वेस्टर्स है, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उनका क्या? तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे प्राइस पे इफेक्ट आता है, आप उसके बेस पे गलत फायदा नहीं उठा सकते हो। आप इनसाइडर हो तो आपके लिए ये एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बाहर का इंसान भी अगर ऐसी कोई चीज कर रहा है कि अंदर की इंफॉर्मेशन निकलवा के उस पर ट्रेडिंग करना चाहता है कुछ, तो वो गलत है। नेक्स्ट इज सेबी प्रोहिबिट्स द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी ध्यान रखेगा कि भाई कोई भी कंपनी है ना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ना दे, गलत स्टेटमेंट मत दो, लोगों को इंड्यूस मत करो सिक्योरिटीज परचेज सेल करने के लिए, वो अलाउड नहीं। अच्छा, उसके साथ सेबी ट्राई करता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को एडुकेट कर सके। आपको सिक्योरिटी खरीदनी है तो आपके पास पहले तो थोड़ा बहुत एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए ना, सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यू करोगे, उसका वैल्यूएशन, कि किस तरीके से सिक्योरिटी कंपनी अच्छी है नहीं है, प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो सेबी पहले आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। भाई सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, किस किस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए? तो सबसे पहले, गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। आपने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, तो सेबी ने रूल्स बनाए हैं कि मैं बीच में से, यानी कंपनी बीच में से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं कर सकती। सपोज मैंने आपको डिबेंचर 5 साल के लिए दिया, मैंने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। 2 साल बाद अब मैं अचानक से बोल रहा हूँ कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 नहीं 7 रखते हैं, अब मैं आपको 7% पे इंटरेस्ट दूंगा, वो गलत है। पहले मैंने जो टर्म्स फिक्स किए थे वही टर्म्स रहेंगे। तो सेबी ने पहले तो किसको प्रोटेक्ट कर लिया? डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट, इट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर सेबी को डाउट है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आपके खिलाफ या कंपनी के खिलाफ। एंड सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, लेकिन अलॉट करना है तो करो बॉस, लेकिन इट शुड बी रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपकी कंपनी के शेयर्स का, उसके आसपास करो तो ठीक है। अननेसेसरी हाई प्राइस पे आप लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शंस थे ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस थे। दूसरे जो फंक्शंस इन्होंने देके रखे हैं वो डेवलपमेंटल फंक्शंस देके रखे हैं। मतलब सेबी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? सबसे पहले, इट प्रमोट्स द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। सेबी ट्राई करेगा कि भाई जितने भी इंटरमीडिएट्स है, हम उनको टाइम टू टाइम क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, इट प्रमोट्स द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच इन फॉलोइंग वेज।
फर्स्ट इज इट हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग। आज के टाइम में सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ किया। आप में से किसी को भी इंटरनेट के थ्रू यानी ऑनलाइन शेयर्स परचेस सेल करने कर सकते हो। नेक्स्ट, इट हैज मेड अंडर राइटिंग ऑप्शनल। अंडर राइटर पता है, ये ऐसी एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है जो गारंटी लेता है कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स है ना मार्केट में बेच के दिखाएंगे। अगर शेयर्स नहीं बिके तो गारंटी लेते हैं हम खुद खरीद लेते हैं, कंपनी का काम तो हो गया। पर ये लोग है ना कमीशन लेते हैं उसके लिए 2.5% या 5%। अब सेबी क्या बोल रहा है कि अंडर राइटर ही ऑप्शनल है, कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हम शेयर्स बेच देंगे अपने आप ही, तो अंडर राइटर मत रखो, एक्स्ट्रा कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं। आपको रखना है तो भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट, इवन द इनिशियल पब्लिक ऑफर इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ में अप्लाई करना है तो भी अप्लाई कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेट के थ्रू। एंड इट कंडक्ट्स द रिसर्च एंड पब्लिशेस द इंफॉर्मेशन। सेबी टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च करता है और जो भी इंफॉर्मेशन है ना उस पूरी इंफॉर्मेशन को वो लोग मार्केट में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इन्वेस्टर्स, कंपनीज, ब्रोकर्स, जिसको वो इंफॉर्मेशन देखनी है वो लोग आसानी से उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स है कौन से, डेवलपमेंटल फंक्शंस, यानी डेवलपमेंट के लिए क्या किया। पहले जो देखा था वो क्या था, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये जो है वो क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शंस। अच्छा, लास्ट वन, मैंने बोला था 3 फंक्शन है, पहला हुआ प्रोटेक्टिव, दूसरा हुआ डेवलपमेंटल, तीसरा कौन सा है, रेगुलेटरी। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का, बहुत सिंपल है। सेबी ने हर किसी के लिए रूल्स बना रखे हैं, स्टॉक ब्रोकर बनना है, सब ब्रोकर बनना है या ट्रांसफर एजेंट बनना है। अच्छा, म्यूचुअल फंड देखा है टीवी में ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड है, बैंक्स के म्यूचुअल फंड है। आपको अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट करना है अगर कंपनी को या बैंक को, करो, मना नहीं, लेकिन सेबी के रूल्स है और सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। सेबी हैज आल्सो फ्रेम्ड रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएरीज। भाई ब्रोकर बनना है तो आपके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर टेक ओवर। टेक ओवर पता है, किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टेक परचेस कर लेते हैं, उसके लिए भी रूल्स है। आप अपनी इच्छा से कैसे भी टेक ओवर नहीं कर सकते किसी कंपनी को। सेबी कंडक्ट्स द इंक्वायरीज एंड ऑडिट। भाई सेबी टाइम टू टाइम इंक्वायरी कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज की, ऑडिट कर सकता है। ऑडिट मतलब वेरीफाई, चेक करना, टाइम टू टाइम ऑडिट करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ निकली तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, अलाउड है। एंड these intermediaries have been brought under the regulatory purview। सारे ब्रोकर्स को है ना रेगुलेटरी परव्यू में लेके आ गए, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देखा था ना पहले, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है करो, मना नहीं है, लेकिन रूल्स है। मैंने क्या बोला था, सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स देने दो, बट इट शुड बी एट अ मार्केट प्राइस। अनरिलेटेड मार्केट प्राइस से आप कभी इश्यू कर सकते नहीं। एंड लास्ट वन, लेविंग द फीस। भाई ध्यान रखना, फीस लेवी करने का भी पावर है सेबी के पास, जैसे एनुअल फीस होती है। तो वैसे हर चीज के लिए सेबी अगर आपको कोई चीज के लिए फीस बोल रही है तो आप टाइम टू टाइम उसके लिए फीस या जो चार्जेस है वो क्या करोगे, पे करोगे। तो सेबी के 3 फंक्शंस हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा प्रोटेक्टिव, एक आप लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंटल, और एक साथ में आपने पढ़ा रेगुलेटरी। तो 3 अलग अलग फंक्शंस है किसके, सेबी के। ये टॉपिक याद रखना बेटा, सेबी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सेबी वाला टॉपिक सबको क्लियर हुआ होगा, चैप्टर क्लियर हुआ होगा यहां तक सबको। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी आज का लेक्चर यहां पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।